हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। आरबीआई ग्रेड बी के लिए इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज हम लोग कर रहे हैं। मॉड्यूल सी चल रहा है और मॉड्यूल सी का सेकंड टॉपिक है बैलेंस ऑफ पेमेंट। सिलेबस की बात करें तो मॉड्यूल ए हम लोग अपना कंप्लीट कर चुके हैं। मॉड्यूल बी हम लोगों ने यहाँ पर स्किप कर दिया है स्टैटिक पार्ट के लिए। मॉड्यूल सी हमारा चल रहा है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का फर्स्ट टॉपिक ओपनिंग अप ऑफ द इंडियन इकोनॉमी हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के बारे में हम लोग इसमें जानेंगे क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या उसके अंदर आता है, क्या उसके अंदर नहीं आता है। इंडिया में आरबीआई क्वार्टरली बेसिस पे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करता है। तो एग्जाम से जस्ट पहले वाला जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का पब्लिकेशन आएगा उसे भी हम लोगों को अलग से थॉरोली करना पड़ेगा, सो दैट हमें हर पैरामीटर की हर फील्ड की वैल्यू पता रहे अपने एग्जाम के लिए। बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है क्या है? सबसे पहली बात तो यही है। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक तरह का अकाउंट स्टेटमेंट की तरह होता है। ये एक स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट होता है किन चीज़ों का? किसी भी कंट्री का या बाकी कंट्रीज का स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम में जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही है ना? कोई एक कंट्री की दूसरी सारी कंट्रीज के साथ में जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही है उसका एक स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है। तो हम जब इंडिया के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो इंडिया ने कितना एक्सपोर्ट करा, कितना इंपोर्ट करा, उसका जो स्टेटमेंट है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्टेटमेंट होगा। और जो डिफरेंस है हमारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का वो हमारा एक तरह से बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? इट कंपेयर्स द डॉलर डिफरेंस ऑफ द अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स इंक्लूडिंग ऑल फाइनेंशियल एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट। ठीक है, इसमें सारे ही फाइनेंशियल एक्सपोर्ट इंपोर्ट आएंगे, सिर्फ गुड्स की बात नहीं होगी, गुड्स एंड सर्विसेज की बात होगी। बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर नेगेटिव है इसका मतलब है कि मोर मनी इज फ्लोइंग आउट ऑफ द कंट्री देन कमिंग इन। मतलब हमारा, क्योंकि हम डॉलर केस में बात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट में हमने कितने डॉलर खर्च करे, सॉरी कितने डॉलर हमने अर्न करे, और इंपोर्ट में कितने डॉलर खर्च करे, तो उसका जो डिफरेंस हुआ दैट इज आवर बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये हो गया एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, है ना? अगर हमारी कंट्री के एक्सपोर्ट ज्यादा है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा पॉजिटिव रहेगा। अगर कंट्री के इंपोर्ट ज्यादा है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव रहेगा। तो जो नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट है इसका क्या मतलब है कि मोर मनी इज फ्लोइंग आउट ऑफ द कंट्री देन कमिंग इन। समझे? नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट, हमारी इनकम उतनी नहीं हो रही है जितना हमारा खर्चा हो रहा है। अभी हम पे मनी का मतलब डॉलर नहीं हुआ। अब इस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझना। मान लेते हैं हमारे एक्सपोर्ट की वैल्यू है $100, इंपोर्ट्स की वैल्यू है $120। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा नेगेटिव हुआ, कितना हो गया? -$20। तो जो -$20 है इसकी वैल्यू की भरपाई हम कहां से करेंगे? हम अपने पैसे से करेंगे ना इसकी भरपाई। दैट मीन जो हमारा पैसा है इट इज फ्लोइंग आउट ऑफ द कंट्री। क्लियर? तो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट इंडिया का है कौन मेंटेन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किसी भी कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट उसका सेंट्रल बैंक करता है, इंडिया के केस में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का इंडिकेटर होता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया। बैलेंस ऑफ पेमेंट में बी यूज्ड एज एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। ये हमारा ग्लोबलाइजेशन का तो पार्ट है, ये हमारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी को भी एक तरह से बताता है। व्हाई? बिकॉज इट इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। अब अगर मान लीजिए किसी कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट कॉन्सिस्टेंटली पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब उसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है। किसी भी कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर कंसिस्टेंटली पॉजिटिव आ रहा है, मतलब उसके पास क्या है, जो डॉलर उसके पास आ रहे हैं, उसके पास डॉलर ज्यादा होगा ना। अगर एफडीआई आया तो क्या होगा? एफडीआई आने से हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेंगी। अगर फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेंगी तो हम जो सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, इस चीज को बहुत ध्यान से समझना है, थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूजिंग हो सकता है। हमारे पास एफडीआई आने से क्या होगा? हमारी सर्विसेज एक्सपोर्ट होंगी। एफडीआई से यही तो होता है। जब एफडीआई आता है, हम हमारा एक्सपोर्ट क्या होता है? कोई भी गुड्स या सर्विसेज जो हम बाहर भेज रहे हैं। एफडीआई आता है, मान लीजिए कि माइक्रोसॉफ्ट ने इंडिया में 4 कंपनी लगाई, एप्पल ने 3 कंपनी लगाई। तो ये जो 7 कंपनी में इंडिया के एम्प्लॉयज हैं, इंडियन लोग जॉब कर रहे हैं, वो अपनी सर्विसेज बाहर दे रहे हैं। सर्विसेज बाहर देने का मतलब हो गया एफडीआई से हमारा सर्विसेज का एक्सपोर्ट बढ़ गया। सर्विसेज का एक्सपोर्ट बढ़ गया। तो ये कब होगा? जब हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव है। उसका मतलब हमारे पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा चल रहा है या फिर अच्छा खासा है ऑलरेडी। इट मे ऑल्सो मीन दैट कंट्री डज नॉट एक्सपोर्ट मच ऑफ इट्स करेंसी।
ठीक है, अब यहाँ पे बात समझ है, यहाँ पे अब करेंसी की बात हो रही है। बीओपी इंडिकेट्स ट्रेड बैलेंस, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स एंड इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेनर्स। तीन चीजें हो गई, ट्रेड बैलेंस हमारा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स और इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेनर्स। इवन अ नेगेटिव बीओपी डज नॉट सिग्निफाई अनफेवरेबल क्लाइमेट फॉर द इकोनॉमी। बीओपी अगर नेगेटिव है उसका भी ये मतलब नहीं है कि इकोनॉमी के लिए खराब है वो। ये खराब कब होगा? इफ द इकोनॉमी लैक्स द मीन्स टू फिल द गैप क्रिएटेड बाय नेगेटिव बीओपी। नेगेटिव बीओपी खराब नहीं है, अगर हमारे पास उस नेगेटिव बीओपी को फुलफिल करने के लिए जरूरी अरेंजमेंट्स नहीं है, नेसेसिटीज नहीं है हमारे पास, उस केस में, फॉर एग्जांपल इंडिया के केस में, अगर हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव है, हम अपनी इंडियन करेंसी से उसको एक तरह से ट्रेड ऑफ करते हैं। अगर हमारे पास करेंसी ही नहीं बचेगी हमारी, उस केस में वो हमारे लिए नुकसान वाला हो जाएगा। अब इसमें एक चीज आ जाती है, बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब दो चीजें हो गई हमारे पास, अब अभी तक हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट समझा था। अब एक और चीज आ गई जो है सिर्फ और सिर्फ बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या बोलता है? ये सिर्फ और सिर्फ उन ट्रांजैक्शंस को लेता है जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जो विजिबल आइटम्स है। इसमें सर्विसेज को काउंट नहीं किया जाता। इट डज नॉट कंसिडर द एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड सच एज शिपिंग। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर एक्सचेंज ऑफ बोथ विजिबल एंड इनविजिबल आइटम्स दोनों होते हैं। हेंस बैलेंस ऑफ पेमेंट रिप्रेजेंट्स अ बेटर पिक्चर ऑफ कंट्रीज इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड देन द बैलेंस ऑफ ट्रेड। क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में विजिबल और इनविजिबल दोनों चीजें आ रही हैं। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले चीज होती है इसमें अकाउंट्स। अकाउंट्स की अगर बात करें, बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटमेंट इज अ समरी ऑफ द नेशंस टोटल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन अंडरटेकन ऑन इंटरनेशनल अकाउंट। अब अकाउंट्स में चार चीजें होती हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रिजर्व अकाउंट बैलेंस और एरर्स एंड ओमिशन। ज्यादातर जगह आप देखोगे आपको टेक्स्ट बुक में ये तीन चीजें मिलेंगी। टेक्स्ट बुक्स में कुछ जगह प्लस आरबीआई का इटसेल्फ जो स्टेटमेंट आता है उसमें एरर्स एंड ओमिशन भी होता है। ठीक है, इसमें करंट अकाउंट की बात करें, करंट अकाउंट क्या होता है? जो करंट अकाउंट होगा, ठीक है, दिस अकाउंट इज द समरी ऑफ ऑल इंटरनेशनल ट्रेड ट्रांजैक्शंस ऑफ द डोमेस्टिक कंट्री इन वन ईयर। तो एक साल में जितना भी हमारा ट्रांजैक्शन हो रहा है, हम लोग इसे क्वार्टरली बेसिस पे करते हैं जब कैलकुलेट, तो फिर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर निकालेंगे। इसमें तीन तरह की चीजें होती हैं, क्या क्या? विजिबल ट्रेड, इनविजिबल ट्रेड। ठीक है, अब जो विजिबल ट्रेड है, विजिबल ट्रेड में क्या है? बैलेंस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स। जो हमारा मेटेरियलिस्टिक सामान है विजिबल है, उसका जो जो बैलेंस ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो गया, एक तरह से बैलेंस ऑफ ट्रेड का पार्ट हो गया ये। फिर इनविजिबल ट्रेड। इनविजिबल ट्रेड के अंदर क्या है? इनविजिबल ट्रेड में जो हमारी सर्विसेज है या फिर इनकम है या ट्रांसफर्स हैं, ट्रांसफर्स में ग्रांट्स होती हैं, गिफ्ट्स होते हैं, रेमिटेंसेज होते हैं, ये हमारा इनविजिबल ट्रेड का पार्ट बनता, सॉरी, ये हमारा ट्रांसफर्स का पार्ट बनता है, जो कि हमारा इनविजिबल ट्रेड का पार्ट है। बाहर से इनकम हो रही है, हमारे इंडिया के डायस्पोरा के लोग बाहर जॉब कर रहे हैं, वो पैसा अर्न करके इंडिया में लेकर आ रहे हैं, टैक्सेस दे रहे हैं इंडिया में। सर्विसेज जैसे इंश्योरेंस हो गया, ट्रैवल, ट्रांसपोर्टेशन, मिसलेनियस, इस तरह की जो सर्विसेज हो रही है, ये भी हमारा करंट अकाउंट का पार्ट होता है। फिर तीसरा होता है यूनिलैटरल ट्रांसफर। यूनिलैटरल ट्रांसफर क्या होता है? दीज आर द रिसीट्स विच कंट्री रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री मेक विदाउट गेटिंग एनीथिंग इन रिटर्न, जैसे गिफ्ट एटसेट्रा। तो जो नेट बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड हो गया, इनविजिबल ट्रेड हो गया, यूनिलैटरल ट्रांसफर हो गया, वो हमारा करंट अकाउंट का बैलेंस है। तो इसमें सिर्फ वही नहीं है जो हमारे पास आ रहा है, वो भी है इसके अंदर करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन में जो हमारे पास से जा रहा है। तो उसका जो नेट बैलेंस हो गया, कितना आया कितना गया, उसका जो डिफरेंस हुआ, वो हमारी बुक्स में एक तरह से रिकॉर्ड हो गया। करंट अकाउंट जो इंडिया का है वो अब फुली कन्वर्टेबल है। इट मींस इफ समवन रिक्वायर्स फॉरेन एक्सचेंज फॉर करंट पर्पसेस, इट विल बी मेड अवेलेबल टू हिम एट ऑफिशियल एक्सचेंज रेट। दस अनप्रोहिबिटेड आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज पॉसिबल नाउ। तो अगर आप मान लीजिए आपको बाहर घूमने जाना है, आपको कुछ फॉरेन करेंसी चाहिए, तो आपको वो फॉरेन करेंसी अब इजीली अवेलेबल है। आरबीआई ने इसके लिए काफी ज्यादा कुछ किया है। फॉर एग्जांपल, पहले कभी फेरा एक्ट चला करता था, FERA। 99 में इसको फेरा से हटा के FEMA, फेमा कर दिया। तो फेमा एक्ट के अंदर आपको फॉरेन करेंसी मिल जाती है, आप फॉरेन करेंसी के पोजेशन रख सकते हो। करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी वाज a रिजल्ट ऑफ इंडियाज ऑब्लिगेशन अंडर आर्टिकल 8 ऑफ IMF। ठीक है, आर्टिकल 8 ऑफ IMF विच प्रोहिबिट्स रेस्ट्रिक्शन ऑन एक्सचेंज ऑन करंट इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। क्लियर? तो आर्टिकल 8 ऑफ IMF की वजह से इंडिया के बैलेंस ऑफ पेमेंट का करंट अकाउंट कन्वर्टिबल है। फिर आता है कैपिटल अकाउंट।
जो कैपिटल अकाउंट है ये फॉरेन कैपिटल की ट्रांजैक्शंस के बारे में बात करता है। ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ दिस अकाउंट, जो हमारे एफडीआईज के थ्रू, एफसीआई के थ्रू जो भी फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जैसे पोर्टफोलियोज की फॉर्म में हो रहा है या फॉरेन बोरोइंग में हो रहा है। ठीक है, तो क्रेडिट साइड पे तो हमारी ये तीन चीजें आ गई, कितना हमारा एफडीआई आया, कितना एफसीआई या फिर एफपीआई आया, और कितना हमने फॉरेन बोरोइंग करी है। डेबिट साइड पे अगर हम लोग बात करें, तो जो हम लोग डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अब्रॉड में, पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ड्यू टू डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अब्रॉड, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट अब्रॉड, फॉरेन लैंडिंग, ये हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो इंडिया ने रुपी अपने करंट अकाउंट को तो फुली कन्वर्टिबल कर दिया था, है ना, बट ये देखा गया कि कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी के लिए इंडिया रेडी नहीं था। Now the countries that went in for hasty capital account convertibility in the 80s had to face financial crisis. इंडिया ने इस तरह के फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं देखे थे। बीओपी क्राइसिस इंडिया के पास आया था 1991 में, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। After the recommendation of RBI appointed SS Tharapur Committee on Capital Account Convertibility, ठीक है, ये आपको नाम जरूर पता होना चाहिए। SS Tharapur कमेटी थी कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी के लिए। इंडिया इज स्लोली मूविंग टुवर्ड्स फुल कन्वर्टिबिलिटी बट विथ कांस्टेंट प्रिकॉशंस। इंडिया स्टिल हैज पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी, ये 40:60 हटा दीजिए, हम इसको यही मानकर चलेंगे कि इंडिया स्टिल हैज पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी, बट मैनी रिफॉर्म्स अंडरटेकन बाय इंडिया हिंट एट इवेंचुअल मूवमेंट टुवर्ड्स सीएसी, दैट इज करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। ओके, तो इसमें तो कुछ ऐसा ज्यादा क्रिटिकल नहीं होगा, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ आ रहा होगा अभी तक का। नेक्स्ट आता है थर्ड पॉइंट इसका, रिजर्व अकाउंट बैलेंस। रिजर्व अकाउंट बैलेंस जो होता है ये एडजस्टिंग अकाउंट होता है इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। इट मेक्स एन एडजस्टमेंट बिटवीन करंट अकाउंट बैलेंस एंड कैपिटल अकाउंट बैलेंस। अगर डेफिसिट है, इफ द डेफिसिट इन द करंट अकाउंट इज फॉलोड बाय अ सरप्लस इन द कैपिटल अकाउंट, then excess foreign exchange is diverted into the capital account to current account so that the deficit in the current account is eliminated। मतलब अगर हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट में है और कैपिटल अकाउंट हमारा सरप्लस में है, तो उस केस में क्या होगा, कैपिटल अकाउंट से करंट अकाउंट में हम कैपिटल को डाइवर्ट कर देंगे। ठीक है, जब करंट अकाउंट में कैपिटल चली जाएगी तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो करंट अकाउंट का डेफिसिट है वो खत्म हो जाएगा। रिमेनिंग सरप्लस इन द कैपिटल अकाउंट, ठीक है, अब उसके बाद भी अगर कैपिटल अकाउंट में हमारा कुछ सरप्लस बच गया, वो हम लोग रिजर्व अकाउंट में डाल देंगे एंड रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट ऑफ द रिजर्व अकाउंट। ठीक है, देयरफॉर कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट हमेशा बैलेंस रहते हैं। करंट अकाउंट अगर हम, क्योंकि हमारा जो भी ट्रेड हो रहा है वो करंट अकाउंट से हो रहा है। कैपिटल अकाउंट में क्या है, जो हम लोगों के पास बाहर से या फॉरेन से हमारे पास करेंसीज आई हैं, चाहे इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में या बोरोइंग की फॉर्म में, और जो हम लोगों ने बाहर करी है। अब क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, इंडिया बाहर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करता, इंडिया बाहर से इन्वेस्टमेंट चाहता है, तो यूजुअली हमारा कैपिटल अकाउंट पॉजिटिव रहता है। अब जो भी हमारा ट्रेड हो रहा है, ट्रेड के लिए हमारा जो भी बैलेंस यूज हो रहा है वो करंट अकाउंट में यूज हो रहा है। करंट अकाउंट अगर हमारा डेफिसिट है, हम क्या करेंगे, हम कैपिटल अकाउंट से फॉरेक्स उठा के करंट अकाउंट में डाल देंगे। उसके बाद भी अगर कैपिटल अकाउंट में कुछ बच जाता है, वो हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस में डाल देंगे, जो कि इंडिया में एज सच नहीं हो पाता है, क्योंकि ज्यादातर हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव रहता है। रिजर्व अकाउंट इज ऑल्सो द इंडिकेटर ऑफ फॉरेक्स रिस्क ऑफ द कंट्री। इफ द सरप्लस इन द कैपिटल अकाउंट इज मोर देन डेफिसिट इन द करंट अकाउंट, ठीक है, क्या सरप्लस इन द कैपिटल अकाउंट इज मोर देन द डेफिसिट इन द करंट अकाउंट। मान लेते हैं करंट अकाउंट है -10, ठीक है, हमने ये कंडीशन ले ली। अब हमारे पास क्या क्या कंडीशन हो सकती है, हो सकता है जो हमारा कैपिटल अकाउंट है वो +8 हो सकता है कैपिटल अकाउंट +10 हो सकता है कैपिटल अकाउंट +12 हो। अगर मान लीजिए +8 है, ठीक है, अगर ये है, इस केस में क्या होगा, 8 के 8 तो हमने यहाँ ट्रांसफर कर दिया, बट उसके बाद भी हमारा बचेगा, तो वो हमारी फॉरेक्स रिजर्व में से, फॉरेक्स रिजर्व में से हमें यहाँ देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए +10 है, +10 -10 तो ये नलीफाई हो जाएगा, हमारी रिजर्व को हम कुछ नहीं छेड़ेंगे। अगर मान लेते हैं +12 है, +12 में से 10 यहाँ चला जाएगा, 2 बचेगा, उस 2 को हम लोग रिजर्व अकाउंट में डाल देंगे। If surplus in the capital account is more than the deficit in the current account, there is net increase in forex reserve of the country at the end of the year। ठीक है, दूसरा, अगर करंट अकाउंट का जो डेफिसिट है वो कैपिटल अकाउंट के सरप्लस से ज्यादा है, अब हमें तो बैलेंस करके रखने हैं ना, तो वो पैसा फॉरेन रिजर्व में से आएगा, देन देयर इज नेट डिक्रीज इन फॉरेन रिजर्व्स ऑफ द कंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर। तो हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट के कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट से
किस तरह से हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो अफेक्ट हो रही है, वो यहाँ पे हमें समझ आता है। ठीक है, फॉरेक्स रिजर्व हमारा अफेक्ट होता है इस रिजर्व अकाउंट से। क्लियर, आगे चलते हैं। एरर्स एंड ओमिशंस होता है, ये एक छोटा सा पार्ट होता है, बहुत सी टेक्स्ट बुक्स इसको इग्नोर करती हैं, बट क्योंकि आरबीआई इसको रखता है, हम आरबीआई के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमारे लिए ये जरूरी है। द एंट्रीज अंडर दिस हेड रिलेट मेनली टू लीड एंड लैग इन रिपोर्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। इट इज ऑफ बैलेंसिंग एंटिटी, सॉरी, it is of a balancing entry and is needed to offset the overstated or understated components। तो एक तरह से हमारी कुछ भी अगर ऐसा हो जाता है कि कहीं पे कुछ डिले हो गया या किसी भी वजह से हमारा लैग ऑफ रिपोर्टिंग हो गया ट्रांजैक्शन में, उसको बैलेंस आउट करने के लिए एक हेड होता है एरर्स एंड ओमिशंस का। जब हम आरबीआई की वेबसाइट से किसी बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्ट्रक्चर पूरा स्टडी करेंगे, जो भी हमारे एग्जाम से पहले वाले क्वार्टर में आएगा, ये चीज हम लोग नोटिफिकेशन के बाद देखेंगे, वहां पे हम इसको स्टडी करेंगे। अब इंडिया का बीओपी क्राइसिस आया था। यूजुअली बीओपी क्राइसिस क्या होता है? बीओपी क्राइसिस कब होता है? व्हेन अ कंट्रीज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बिकम इनसफिशिएंट टू कवर अ परसिस्टेंट कंबाइंड डेफिसिट इन इट्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट। हमने माना कि लगातार आपका कैपिटल अकाउंट में, करंट अकाउंट में डेफिसिट चला आ रहा है, तो कंट्री की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अगर उसे बैलेंस आउट नहीं कर सकती है, तो वो हम बीओपी क्राइसिस बोलते हैं। मतलब किसी भी कंट्री की इकोनॉमी की इनएबिलिटी टू मीट एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया जाता है? इसके लिए ट्रेडिशनल करेक्टिव मेजर्स होते हैं, जैसे हमें एक्सपोर्ट्स बढ़ाना है थ्रू कॉम्पिटिटिवनेस एनहेंसिंग पॉलिसीज। इसमें हम लोग क्या करते हैं? मनी की वैल्यू को गिरा देते हैं। रेस्ट्रिक्शन ऑफ इंपोर्ट्स वाया टैरिफ, कोटास एंड नॉन टैरिफ बैरियर, हमें अपने इंपोर्ट कम करने हैं, क्योंकि इंपोर्ट अगर हम कर रहे हैं तो हमारे कंट्री के डॉलर जा रहे हैं, और अगर एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं तो उसमें हमारे डॉलर आ रहे हैं। हमें डॉलर चाहिए ना अपना बीओपी क्राइसिस को दूर करने के लिए, क्योंकि डॉलर का डिफरेंस देखा जाता है। तो हम अपने एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, इंपोर्ट कम करेंगे। कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज होंगी टू रिड्यूस ओवरऑल डिमांड, देयर बाय लोअरिंग इंपोर्ट वॉल्यूम्स। ठीक है, हमें ओवरऑल डिमांड कम करनी होगी ताकि हमारा इंपोर्ट वॉल्यूम भी कम हो पाए। करेंसी डीवैल्यूएशन, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए एक जो ट्रेडिशनल तरीका होता है कि हम करेंसी को डीवैल्यूएट कर देते हैं, विच मेक्स एक्सपोर्ट चीपर एंड इंपोर्ट कॉस्टलियर इन द शॉर्ट रन। ये कुछ तरीके होते हैं बीओपी क्राइसिस को करेक्ट करने के लिए। इंडिया का बीओपी क्राइसिस पीछे हमने ब्रीफली पढ़ाई था पिछले वीडियो में, यहाँ पे थोड़ा अच्छे से देखने की कोशिश करते हैं। 1991 की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया का एक्सटर्नल सेक्टर का सबसे बुरा क्राइसिस आया था इंडिपेंडेंस के बाद से। ठीक है, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थी वो हमारी बहुत ज्यादा कम हो गई थी, रफली 2 से 3 हफ्ते का इंपोर्ट हमारे पास बचा था। रीजन क्या था? ग्लोबल इवेंट जैसे गल्फ वॉर और ऑयल प्राइस शॉक, इसके अलावा डोमेस्टिक वल्नरेबिलिटीज, जिसकी वजह से सीवियर क्राइसिस हो गए थे। अब सबसे पहले बात करें तो क्राइसिस से पहले एक स्ट्रक्चरल वीकनेस थी। क्या? इंडिया फॉलोड अ हाईली रेगुलेटेड प्रोटेक्शनिस्ट इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन मॉडल लीडिंग टू लो कॉम्पिटिटिवनेस। ठीक है, हमारे पास लो कॉम्पिटिटिवनेस थी उस समय। परसिस्टेंट फिस्कल डेफिसिट चल रहा था जो कि अप्रोक्सीमेटली 8% ऑफ जीडीपी पर था, और जो करंट अकाउंट डेफिसिट थे हमारे वो रफली 2 से 3% जीडीपी पर थे। तो जब इकोनॉमिक सर्वे अभी रिसेंटली आया था और बजट आया था, हम उसमें डेफिसिट की बात करते थे ना, वहां पे आप मेरे को चेक करके और कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट कितना है, कैपिटल अकाउंट डेफिसिट कितना है। और, और इन डेफिसिट्स ने लॉन्ग टर्म एक्सटर्नल इंबैलेंस हमारे लिए क्रिएट कर दिया था। इनएफिशिएंट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थी, लाइसेंस परमिट और कोटा राज चलता था, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी भी रुकी हुई थी और एक्सपोर्ट की ग्रोथ भी नहीं हो पा रही थी। एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग हमारी बहुत ज्यादा थी 1980s में, जिसकी वजह से शॉर्ट टर्म डेट सर्विसिंग का प्रेशर बहुत ज्यादा था। ये हमारा ऑलरेडी ड्रॉबैक चला आ रहा था 1980 से, बट 1990 और 91 में क्या हुआ? इमीडिएट ट्रिगर आया। क्या? जो 1990-91 की गल्फ वॉर थी उसमें शार्प प्राइस हुआ ग्लोबल ऑयल प्राइसेस का, इंडिया का इंपोर्ट बिल एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ गया। जो इंडियन वर्कर्स थे इन द गल्फ, ठीक है, वहां से रेमिटेंस हमारा डिक्लाइन हो गया, तो उससे फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो भी रुक गया। इन्फ्लेशन डबल डिजिट्स में चला गया, मतलब 10+ हो गया। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी और डाउनग्रेड थे सोवरेन क्रेडिबिलिटी, जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स भी हमारे चले गए। फिर एक्सटर्नल कॉमर्शियल लेंडर जो थे उन्होंने भी शॉर्ट टर्म लोन देने के लिए हमें मना कर दिया, तो अचानक से हमारे पास पैसा आना रुक गया। अब आप सोचिए, आपके पास सिर्फ 2 हफ्ते का इंपोर्ट कराने का पैसा था, बाकी आपके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं थी एज अ कंट्री। क्राइसिस इतना ज्यादा सीवियर हो गया था कि बाय मिड 1991 फॉरेन रिजर्व जो है हमारी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व
लेस देन $1 बिलियन रह गई थी, barely enough for 2 to 3 weeks of imports. इंडिया वाज ऑन द वर्ज ऑफ सोवरेन डिफॉल्ट। सोवरेन डिफॉल्ट एज इन कि हमें बाहर जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का पैसा देना है हम वो नहीं दे पा रहे थे। लूजिंग इंटरनेशनल क्रेडिट वर्दीनेस। रेटिंग एजेंसीज ने इंडिया को फर्दर और ज्यादा डाउनग्रेड कर दिया था। इंडिया की रेटिंग गिरती चली गई थी। उसकी वजह से और अगर कहीं से हमें कैपिटल मिल पाती वो भी नहीं मिली। रूपी को एक्सट्रीम डेप्रिसिएशन मिलने लग गया। और आरबीआई, क्योंकि फॉरेक्स रिजर्व हमारी बहुत लिमिटेड थी, हम उसे डिफेंड नहीं कर पा रहे थे। आप जब आरबीआई का हिस्सा बनेंगे तो यहाँ पे इस आरबीआई की जगह आपको लगेगा कि आप उसे डिफेंड नहीं कर पाएंगे, या आप लोग नहीं कर पाए होंगे उस टाइम पर। तो क्या हुआ, तो हम लोगों ने इमरजेंसी मेजर्स लिया। इमरजेंसी मेजर क्या था? 47 टन ऑफ गोल्ड। गोल्ड एट द एंड सबसे ज्यादा सेफेस्ट चीज हो जाती है। इंडिया एयरलिफ्टेड 47 टन ऑफ गोल्ड and pledged further gold with the Bank of England and Union Bank of Switzerland to secure emergency loan. तो जैसे पुराने बड़े बूढ़े बोलते थे ना, शादी में सोना क्यों चलता है इतना, लोग सोना क्यों जाता, ताकि बुरे वक्त में काम आए। तो ये किसी फैमिली के लिए नहीं, पूरे इंडिया के लिए इंडिया का सोना बुरे वक्त में काम आया था। उसके बाद इंडिया ने आईएमएफ का असिस्टेंस लिया। sought IMF assistance, receiving $2.2 billion stabilization loan to restore macroeconomic stability. ठीक है, बट इसके लिए भी आईएमएफ ने कुछ हमें करेक्शन बोले, जो हम लोग एलपीजी रिफॉर्म्स के नाम पे ऑलरेडी जान चुके हैं। फिर इसके बाद क्या हुआ? शार्प डिवैल्यूएशन किया गया रुपए का 2 स्टेजेस में टू बूस्ट एक्सपोर्ट। फिर स्ट्रिंजेंट इंपोर्ट कंप्रेशन मेजर्स आए और इमीडिएट फॉरेक्स आउटफ्लो हमारा रुक गया था। अब इसके लिए हम लोग स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लेकर आए 1991 में। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म ये हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव जी के अंडर। इसको मैं यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा, ये पिछले वीडियो में आप लोगों को मैंने ऑलरेडी काफी अच्छे से पढ़ाया है। लिबरलाइजेशन आया था, प्राइवेटाइजेशन आया था, ग्लोबलाइजेशन आया था, ये चीजें थी। These reforms transformed India into a market-oriented, globally integrated economy, laying the foundation for higher growth in the 2000s. Within a year, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थी वो हमारी रिस्टोर हो गई कंफर्टेबल लेवल पे। लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स से क्या हुआ? इंडिया की एक्सटर्नल पोजीशन और एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बेटर हो गई। ये जो 1991 का क्राइसिस था, इसको हम लोग एक टर्निंग पॉइंट के नाम से हमेशा देखते हैं हमारी इकोनॉमिक हिस्ट्री में। तो दैट वाज ऑल इन दिस वीडियो ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरा टेलीग्राम हैंडल का मेन टेलीग्राम हैंडल का लिंक है। बाकी जो टेलीग्राम चैनल्स है वो मैं कमेंट बॉक्स में नीचे आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी और जो भी डिस्कशन है आरबीआई से रिलेटेड वो आप लोगों को वहाँ मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।